जी नाजरीन, हम बात कर रहे थे गैर मुल्की ख़वातीन के साथ जो रेप हुआ और जो अगवा बराए तवान का मामला हुआ, उस हवाले से बात कर रहे थे। इस केस में मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे मुल्क की इंतहाई अहम शख्सियत उनका नवासा अहमद रज़ा डार जो है, वो इस तमाम तर क्राइम को कमिट करने में मेन किरदार जो है वो उसी का है। तो इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रमज़ान ढोडी साहब, सीनियर एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अगर आप लोगों को याद हो तो एक केस हुआ था लाहौर शहर में अब से चंद माह पहले। बार्सिलोना का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बहुत बड़ा नाम था वहाँ का, नोमान कैसर, वो उसके ख़िलाफ़ एक कत्ल की एफ़आईआर यहाँ पर दर्ज थी। उसने इल्ज़ाम था उसके ऊपर कि उसने अपने साबका बहनोई को जो है शूटर्स के ज़रिए कत्ल करवाया है, और उस केस को फेस करने के लिए वो स्पेन से पाकिस्तान आया था और पाकिस्तान में आकर वो उस केस को फेस भी कर रहा था। और मीनवाइल होता ये है कि नोमान कैसर को गिरफ़्तार किया जाता है, उसको जेल भिजवाया जाता है, और उसके बाद जब उसकी ज़मानत होती है तो उसको वहाँ से अगवा कर लिया जाता है। फिर हाई कोर्ट में केस चलता है और कुछ दिन बाद पता लगता है कि नोमान कैसर जो है उसको सिंध के इलाके में पुलिस एनकाउंटर में मार दिया गया है, और उसको मारने वाले रहीम यार खान की पुलिस थी, वहाँ का कोट सब्जल पुलिस स्टेशन था जहाँ पर उसको मारा गया था। तो ये केस जो था रमज़ान ढूडी साहब उसको हैंडल कर रहे थे। उसको नोमान कैसर के वकील थे, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आज गैर मुल्की ख़वातीन का जो केस चल रहा है, बहुत हाइप क्रिएट की हुई है उस केस ने इंटरनेशनल लेवल पर, क्योंकि गैर मुल्की ख़वातीन जो हैं उसमें इन्वॉल्व हैं, और दूसरी तरफ जो मुलज़म पार्टी है उनमें हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब हैं, उनका नवासा जो है वो उसमें शामिल है। तो इस हवाले से कि उस केस के मुस्तकबिल क्या होगा, उसमें जो दफ़ात लगाई गई हैं उसमें अहमद रज़ा डार को क्या सज़ा हो सकती है, दीगर मुलज़मान को क्या सज़ा होगी, इस किस्म के और जो कोई लीगल पहलू हैं, उस हवाले से हम रमज़ान ढूडी साहब से बात करेंगे और डिटेल में उनसे कहेंगे हमें ज़रा इस बारे में बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम ढूडी साहब। वालेकुम सलाम मिर्ज़ा साहब, पहले खैरियत से हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा, अल्हम्दुलिल्लाह। ढूडी साहब, एफ़आईआर आपने पढ़ी, केस सारा आपके इल्म में है, इसमें मैं ज़रा बताइएगा कि मुलज़म जो ख़ास एक मेन अहम मुलज़म है अहमद रज़ा डार, उस पर क्या ऑफेंस है और बाकी मुलज़मान पर क्या ऑफेंस है, और इनका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? देखें जी, पहले तो ये एक अफसोसनाक वाक़या है जिस पर अफसोस ही किया जा सकता है। जहाँ तक दो आपने अहमद रज़ा डार की बात की है और दूसरे मुलज़मान की बात की है, फ्रॉम दी एफ़आईआर जो अहमद रज़ा डार पर है, उस पर जो ज़िना का एलिगेशन है वो नहीं है, रेप का एलिगेशन उस पर नहीं है। अलबत्ता जो अगवा बराए तवान का जो एलिगेशन है वो उस पर लगाया गया है। जहाँ तक बात है दूसरे मुलज़मान की कि उनकी क्या सूरत हाल होगी, क्योंकि ये केस तो अभी इनिशियल स्टेज पे है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, एविडेंस कलेक्ट हो रही है, और जो विटनेसेस हैं, जो मेन विटनेस जो विक्टिम भी हैं इस केस की, उन्होंने 164 की अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड चुकी हैं। स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद उनका 161 भी मौजूद है, 164 भी मौजूद है, और एक और जो तायदी शहादत वो डीएनए की सूरत में भी अब हमारे पास सफ़ा मिसल पर आ चुकी है। और डीएनए की जो शहादत है वो आप ये कह सकते हैं कि उस पर कोई डिनाइल नहीं हो सकता। एक कंक्लूसिव प्रूफ आ जाता है कोर्ट के पास कि उसको जो है वो साबित करने के लिए। तो इन तमाम सर्कमस्टांसिस से तमाम एविडेंस को कलेक्ट करने के बाद जब ये एविडेंस दोबारा केस ट्रायल स्टार्ट होगा, फिर देखा जाएगा कि इस केस के अंदर क्या सिचुएशन बनती है। जहां आपकी बात है कि कौन किसको क्या सज़ा होगी, ये फर्दर एविडेंस जब चलेगी, जो विक्टिम हैं, विटनेसेस हैं, कंप्लेनेंट हैं, प्रोसिक्यूशन की जो एविडेंस है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो है वो, और जितनी भी मटेरियल एविडेंस जब सामने आएगी, उसके बाद देखा जाएगा कि कौन क्या सज़ा का कितना वो हकदार है और उसको कितनी सज़ा मिलेगी। अच्छा, इसमें अगर पुलिस जो है वो अहमद रज़ा डार को चालान कर देती है 365A में अगवा बराए तावान में, तो उसकी क्या सज़ा है? उसके कोई बचने के चांस हैं इसमें? देखें जी, जो जहाँ तक अहमद रज़ा डार का केस है उसके ख़िलाफ़ 365A का ही चलान है, अगवा बराए चलान का ही उसके ऊपर ऑफेंस है जो इल्ज़ाम लगा गया। इसके मुताबिक अगर देखो कानून में तो वाज़ह लिखा है कि इसके ऑफेंस की जो सज़ा है वो सज़ाए मौत है। अब ये देखना है कि वो एविडेंस किस लेवल की आती है। एविडेंस का एक म्यार होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, जो अदालतों के सामने उसका म्यार और स्टैंडर्ड आएगा वो अब देखें पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करनी है और पुलिस ने एविडेंस कलेक्ट करनी है, और जो विटनेस हैं, विक्टिम हैं, उन्होंने अपनी एविडेंस एड्यूस करनी है। तो उसके बाद देखा जाएगा कि ये एविडेंस किस लेवल की आई है, और इसको देखें प्रामा फशाई
जो कानून है वो तो सज़ाए मौत लिखी है, लेकिन ये फिर डिपेंड करता है कि एविडेंस किस तरह रिकॉर्ड होती है और वो अपने केस को किस तरह फॉलो करते हैं। जो विक्टिम है उनके फॉलो करने पे, अपने केस को पैरवी करने पे फिर ही डिपेंड करेगा कि वो केस किस तरफ जाता है। अलबत्ता कानून में सज़ाए मौत मौजूद है। मैं उस तरफ भी आता हूँ, उसके हवाले से भी बात करता हूँ कि जो मुद्दई हैं वो किस तरह से इस केस को परसू करेंगे। मुझे ये बताइएगा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस डीआईजी ऑपरेशन ने इस केस के हवाले से की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खासा गदर भी मचा और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है बहुत बदमज़गी का शिकार भी रही। उसमें जो डीआईजी ऑपरेशन ने इस केस के हवाले से बड़ा मुफस्सल ब्रीफ दिया था। मुझे ये बताइएगा कि एक उनसे जब कहा गया था कि भाई ये केस सीसीडी को क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि 365A सीसीडी की जुडिक्शन में आता है, सीसीडी उन केसेस को डील करती है। तो वो एक उन्होंने उसके आंसर में एक जवाब उन्होंने दिया था कि ये इनके कोई आपस में कारोबारी मामलात हैं, कारोबारी लेन देन का तनाज़ा था जिसकी वजह से ये क्राइम कमिट किया गया। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर इस केस में ये हो सकता है कि 365A जो अहमद रज़ा डार पर लगाई गई है वो कन्वर्ट होकर कोई और दफ़ा 342 की या कुछ अपना इसमें चेंजिंग हो सकती है उसको रिलीफ देने के लिए? देखें मिर्ज़ा साहब, ये तो पुलिस का अख्तियार है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी भी दफ़ा को वो डिलीट कर सकती है, आज़ाद कर सकती है। लेकिन देखना यह है कि डिलीट करने के लिए या आज़ाद करने के लिए, कोई भी ऑफेंस ऐड करने के लिए उसके पास क्या मवाद है, जो एविडेंस है वो क्या है। अब देखें, हमारे पास जो सबसे पहले पुलिस ने क्या देखना है कि किसी भी ऑफेंस को डिलीट करना है या ऐड करना है, सबसे पहले उसने एफआईआर देखनी है। एफआईआर देखने के बाद जो विटनेस है या जो आपका विक्टिम है उनकी स्टेटमेंट देखने। विक्टिम ने, कंप्लेनर ने कैटेगोरिकली इस चीज़ को वहाँ पर पुरजोर तरीके से कहा कि हमसे तावान की रकम मांगी गई है। जब तावान की रकम मांगी गई है तो उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन के लिए यह बड़ा मुश्किल मरहला आएगा कि एक जो विटनेस वो खुद कह रहा है और उसकी स्टेटमेंट सफिशेंट होती है प्रामा फिशाई, और उसके साथ साथ उनके पास जो एविडेंस मौजूद है उनके मोबाइल्स की, जिसमें ये रकम की डिमांड की गई है, और उसके तनाज़र में उन्होंने बाकायदा रकम मंगवाई भी, ट्रांसफ़र हुई। उनके मोबाइल भी यहाँ पर रखा हुआ है फ्रांसिक के लिए, उन्होंने मोबाइल जो है वो भी उन ख़वातीन जो है उनका रखा हुआ है। जी जी, ये बात दुरुस्त है, क्योंकि फ्रांसिक के लिए ये वो जाएगा, वो एक मटेरियल पीस ऑफ एविडेंस होगा कि उससे ही साबित होगा कि ये इन्वेस्टिगेशन के इन्होंने जो रकम मंगवाई, जो ट्रांसफ़र की रकम, वो कितने हज़ार डॉलर थी, वो समथिंग, और इसके बाद जो एविडेंस चलती रही, जो केस डिमांड करते रहे कि हमें इतनी रकम तवान के लिए दी। ये एक मुश्किल मरहला होगा इसको ऐड करने के लिए या डिलीट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर प्रोसिक्यूशन का किरदार बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी है। अगर पुलिस अपने तौर पर ये ऑफेंस डिलीट करके 342 ले भी आए तो आजकल प्रोसिक्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह, और हमारे जो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फराद अली शाह इज़ वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन, और उनकी मौजूदगी में ये केस जो है बड़ा फेयर, और मुझे जो इन्वेस्टिगेशन है बड़ी टॉप क्लास इन्वेस्टिगेशन नज़र आएगी, और प्रोसिक्यूशन के लिए भी ये एक बड़ा टास्क वाला केस होगा। जहाँ तक आपकी बात है 342 की, 342 वेरी समथिंग डिफरेंट फ्राम 365A। 342 तो आपने इलीगल कन्फाइनमेंट का एक केस है। इलीगल कन्फाइनमेंट के अलावा वो एक ऑफेंस ऐड हो सकता है, ये इनिशियल, इसके अलावा, क्योंकि 365A तो अगवा बराए तवान के लिए है, 300 और 342 है कि इनको इलीगल कन्फाइनमेंट में भी रखा। वो तो वैसे इसके साथ आज़ाद हो जानी चाहिए थी, अब तक की लगनी चाहिए थी, जो कि अब तक इन्होंने नहीं लगाई। तो इस लिहाज से ये 365A को चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप बिल्कुल सही कहा आपने कि बहुत कड़वी गोली है और इसको हज़म करना जो है ना वो बहुत मुश्किल है। ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो इसमें जो 375A लगाई गई है गैंग रेप की सी, उसके मुतल्लिक ज़रा बताइएगा कि उसमें मुल्ज़मान जो हैं उनका क्या मुस्तकबिल है, और वो मुल्ज़मान जिनका DNA मैच कर गया है वो तो इसमें रेप में उनके साथ जो है गिल्टी फील है, और बाकी के जो मुल्ज़म, एक वो बॉस मियाँ वहीद है, एक कोई हसन है जिन्होंने रेप नहीं किया, वो सब जो है वो 365A में ही आएंगे बाकी के मुल्ज़म जो हैं, या वो उनके ख़िलाफ़ कोई और दफ़ा जो है वो इसमें ऐड होगी? देखें, अभी तक तो 365A और 375A के अलावा इन्होंने कोई ऑफेंस ऐड नहीं किया। इन फ्यूचर अगर 109 का कोई एलिमेंट आता है कि इनकी वहाँ पर आनत पे ये ऑफेंस कमिट हुआ, या इनकी जो है सिचुएशन के मुताबिक ये जो ऑफेंस कमिट हुआ, तो वो एक अभी तक समथिंग डिफरेंट चीज़ आएगी, वो हमें देखना पड़ेगा। अभी तक ऑफेंस ऐड नहीं किया। जहाँ तक मियाँ वहीद की बात, बॉस की बात कर रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ इन्होंने अभी तक कोई ऑफेंस है, या अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 8 लोग हैं,
वो 148 149 में चले गए हैं, कॉमन इंटेंशन या कॉमन ऑब्जेक्ट उसके लिए इनको ज़रूरी होगा। उसके तहत जो कॉमन इंटेंशन या कॉमन ऑब्जेक्ट का जो एलिमेंट है, जो ऑफेंस की सज़ा है वो सज़ा हो सकती है, वो भी सज़ा हो सकती है। अच्छा, आप बताएं, ये जो बॉस है मियां वहीद, क्या आप समझते हैं कि बॉस वाकई में यही है या बॉस कोई और है और इसको प्रिटेंड किया गया मियां वहीद को? देखिए, जिस तरह के हालात नज़र आते हैं और जिस तरह के इंटरनेशनल लेवल के लोग थे, मियां वहीद बॉस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और एक बात जो आपने की कि ये इनको किसकी सज़ा, और डीएनए वाली बात जो हमारी चल रही थी, देखें डीएनए 3 लोगों का डीएनए इस केस के अंदर मैच हुआ है। जिनका मैच हुआ है उनके ख़िलाफ़ तो बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस आ चुकी है। एक बंदे का बामुताबिक रिकॉर्ड शायद अभी मैच नहीं हुआ, तो 375A की जो रिक्वायरमेंट है, 375A डीएनए ना भी मैच हो, आप उसकी जो पहली लैंग्वेज पढ़ें। अब मतलब ऑन एयर मैं ये नहीं बता उस तरह की, क्योंकि वो बड़ी डिस्कस नहीं कर सकते कि अगर हम उस अंदाज से भी उन लोगों के साथ कुछ किया जाए तो फिर भी ये ऑफेंस सफिशेंट होता है कि ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है। डीएनए मैच करना ज़रूरी नहीं है।